हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसमें रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है कि द्रव्य का विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के साथ जो इंटरेक्शन होता है, अर्थात द्रव्य द्वारा सभी प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के उत्सर्जन व अवशोषण के अध्ययन को ही स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। फिर कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण क्या है? विद्युत चुम्बकीय विकिरण एक प्रकार की ऊर्जाई है जिसमें विद्युत और चुम्बकीय क्षेत्र दोनों लंबवत होते हैं तथा ये तरंगें गमन करने वाली दिशा के भी लंबवत होती हैं। ये तरंगें प्रकाश की गति के समान वेग से गमन करती हैं। विद्युत चुम्बकीय विकिरण है जैसे रेडियो तरंगें, सूक्ष्म तरंगें, अवरक्त तरंगें, दृश्य प्रकाश, परावर्तनीय तरंगें, एक्स किरणें, गामा किरणें, अंतरिक्ष किरणें, जिसमें कॉस्मिक रेज की ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है, उसकी तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है तथा रेडियो वेव की ऊर्जा सबसे कम तथा तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि स्पेक्ट्रम क्या होता है कि भिन्न भिन्न ऊर्जा व तरंगदैर्ध्य वाले विद्युत चुम्बकीय विकिरणों को पृथक करके उनका लिया गया चित्र ही स्पेक्ट्रम कहलाता है। जैसे एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के 7 रंगों को पृथक करके उनका लिया गया चित्रम स्पेक्ट्रम का मूल उदाहरण है। जैसे जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो यह 7 रंग में विभक्त हो जाते हैं और यह विग्योर की एक पट्टी प्राप्त होती है, इसे ही स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक तो उत्सर्जन व अवशोषण स्पेक्ट्रा। उत्सर्जन स्पेक्ट्रा में किसी पदार्थ को ऊर्जा दी जाती है तथा उच्च ऊर्जा वाले पदार्थ के अणु या परमाणु अतिरिक्त ऊर्जा को विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के रूप में उत्सर्जित करते हैं तथा ये विकिरण डिटेक्टर से होते हुए रिकॉर्डर में जाते हैं और हमें उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। जबकि अवशोषण स्पेक्ट्रा में किसी पदार्थ में से विद्युत चुम्बकीय विकिरणों को गुजार जाता है। ये विकिरण पदार्थ के अणु या परमाणु द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। केवल कुछ ही विकिरण पदार्थ में से वापस निकलते जिन्हें डिटेक्टर के द्वारा रिकॉर्डर में भेजा जाता है एवं जहां इनका अवशोषण स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। उत्सर्जन व अवशोषण स्पेक्ट्रम पुनः 2 प्रकार के होते हैं, एक तो सतत स्पेक्ट्रम, एक असतत स्पेक्ट्रम। सतत स्पेक्ट्रम है कि जो लगातार होता है जिसमें कोई सीमा विभाजन नहीं होता है। जैसे दृश्य प्रकाश को प्रिज्म में से गुजारने पर जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वह सतत स्पेक्ट्रम होता है। सेकंड है असतत स्पेक्ट्रम। असतत स्पेक्ट्रम खंडों में होता है तथा असतत स्पेक्ट्रा पुनः 2 प्रकार का होता है, रेखिक अथवा परमाणु स्पेक्ट्रम तथा बैंड स्पेक्ट्रम। रेखिक स्पेक्ट्रम उसे कहते हैं जो गैस तथा वाष्प अवस्था में पदार्थ के अणु द्वारा प्राप्त होते हैं तथा इस स्पेक्ट्रम में अलग अलग तरंगदैर्ध्य व तरंग संख्या से संबंध कई रेखाएं प्राप्त होती है। सेकंड है बैंड स्पेक्ट्रम या आणविक स्पेक्ट्रम। बैंड स्पेक्ट्रम पट्टियों के एक समूह के रूप में होता है तथा यह स्पेक्ट्रम पदार्थों के द्रव्यावस्था अथवा विलयन अवस्था से प्राप्त होता है जिसमें पदार्थ आणविक अवस्था में होता है। बैंड तथा आणविक स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति अणु द्वारा ऊर्जा के अवशोषण तथा उत्सर्जन से होती है। अणुओं के घूर्णन, कंपन में उनके आणविक कक्षों में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण के कारण अणु ऊर्जा का अवशोषण करते हैं जिससे आणविक स्पेक्ट्रा की उत्पत्ति होती है। अतः आणविक स्पेक्ट्रा को पुनः 3 वर्गों में बांटा गया, घूर्णन स्पेक्ट्रम, कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम तथा इलेक्ट्रॉनिक या दृश्य व पराबैंगनी स्पेक्ट्रम। अब है स्पेक्ट्रोमीटर। यदि किसी निश्चित आवृत्ति एवं तीव्रता वाले प्रकाश या विद्युत चुम्बकीय विकिरणों को किसी पदार्थ में से गुजारकर उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाए, जिसमें स्पेक्ट्रम उत्पन्न करने, उनका निरीक्षण करने तथा अंकन करने के लिए जो उपकरण काम में लिया जाता है उसे ही स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। एक सामान्य अवशोषण स्पेक्ट्रोमीटर है जिसमें से प्रकाश स्रोत लिया जाता है जिसे प्रतिदर्श कोष्ठ में से गुजार जाता है, वहाँ से फिर मोनोक्रोमीटर, फिर डिटेक्टर व रिकॉर्डर में लिया जाता है। भिन्न भिन्न विकिरणों प्रास के लिए विभिन्न स्रोत का उपयोग किया जाता है, जिसे दृश्य प्रकाश या निकट पराबैंगनी तथा निकट अवरक्त विकिरणों के प्रास के लिए साधारण कांच में बंद टंगस्टन तंतु लेप का उपयोग किया जाता है। पराबैंगनी क्षेत्र के लिए हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम विसर्जन लेप का उपयोग किया जाता है। अवरक्त क्षेत्र के लिए ग्लोवर या नर्सट ग्लोवर का उपयोग किया जाता है। सेकंड, प्रतिदर्श कोष्ठ। दृश्य प्रकाश के लिए कांच, पराबैंगनी विकिरणों के लिए क्वार्ट्ज तथा अवरक्त विकिरणों के लिए क्षार धातु के हैलाइड का उपयोग किया जाता है। मोनोक्रोमीटर एक घूमने वाली प्रिज्म होती है तथा जिस पदार्थ का प्रतिदर्श कोष्ठ बना हुआ होता है या सैंपल नली बनी होती है उसी पदार्थ का मोनोक्रोमीटर बना होता है। यह विभिन्न तरंगदैर्ध्य वाले विकिरणों को विभक्त करके पृथक करता है तथा विभिन्न तरंगदैर्ध्य के विकिरण प्रिज्म से घूर्णन से संसूचक पर आपतित होते हैं तथा इस प्रक्रिया को क्रम विक्षण कहते हैं। अब है संसूचक का क्या कार्य, डिटेक्टर का क्या कार्य है।
संसूचक का कार्य होता है विश्लेषण से आए हुए विकिरणों की विकिरण ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। इसके लिए दो सन डिटेक्टर का यूज होता है। एक तो तापीय संसूचक जो कि अवरक्त विकिरणों के प्रयोग के लिए काम आता है तथा यह विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित है। सेकेंड है प्रकाश संसूचक जो कि दर्शनीय में पराबैंगनी विकिरणों का प्रयोग करते इसमें काम आता है और ये विद्युत धारा के प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित होता है। फिर लास्ट है रिकॉर्डर। रिकॉर्डर इस उपकरण में एक ग्राफ पेपर जैसा अभिलेख पत्र लगा रहता है जिस पर एक नुकीली सुनुमा कलम टिकी रहती है। यह संसूचक से आई विद्युत धारा इस उपकरण के प्रवर्धक में से गुजरकर प्रवर्धित हो जाती है तथा यह प्रवर्धित विद्युत धारा इस कलम को चलाती है जिसे अभिलेख पत्र पर कई शीर्षों युक्त ग्राफ जैसा प्राप्त होता है। इसको ही अपन स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस प्रकार स्पेक्ट्रोमीटर का यूज किया जाता है जिसमें सबसे पहले स्रोत होता है, फिर प्रतिदर्श कोष्ठ होता है, फिर मोनोक्रोमीटर होता है, फिर संसूचक होता है, फिर रिकॉर्डर होता है। बोर्न ओपेनहीमर सन्निकटन। किसी के अणु की कुल ऊर्जा ई ट्रांसलेशन प्लस ई रोटेशनल प्लस ई वाइब्रेशन प्लस ई इलेक्ट्रॉनिक होती है। चूँकि हम जानते हैं कि स्थानांतरण की ऊर्जा क्वांटिकट नहीं होती है वह इसका मान भी बहुत कम होता है, अतः बोर्न ओपेन सन्निकटन के अनुसार 3 प्रकार की क्वांटिकट ऊर्जा में संबंध प्रदर्शित करते हैं। किसी अणु की संपूर्ण आंतरिक ऊर्जा ई टोटल बराबर ई रोटेशनल प्लस ई वाइब्रेशन प्लस ई इलेक्ट्रॉनिक होती है। अणु की कुल ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा ई बराबर डेल्टा ई इलेक्ट्रॉनिक प्लस डेल्टा ई वाइब्रेशन प्लस डेल्टा ई रोटेशनल। चूँकि इनकी कोटियाँ डेल्टा ई इलेक्ट्रॉनिक बराबर होता है डेल्टा ई वाइब्रेशन इंटू 10⁻³ जो कि डेल्टा ई रोटेशन इंटू 10⁻6 होता है। चूँकि इनकी कोटि में बहुत अंतर होता है अतः घूर्णन तथा कंपन स्वतंत्र रूप से होते तथा एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, इसे ही बोर्न ओपेनहीमर सन्निकटन कहते हैं। अब है स्वतंत्रता की कोटि। किसी कण की संपूर्ण स्थिति को निर्धारण करने के लिए आवश्यक निर्देशांकों की संख्या को उस कण की स्वतंत्रता की कोटि कहते हैं। किसी अणु में n परमाणु हो तो कुल स्वतंत्रता कोटि 3n होगी, अर्थात 3n बराबर स्थानांतरण की कोटि प्लस घूर्णन की कोटि प्लस कंपन की कोटि। एक परमाणु गैस में स्वतंत्र कोटि केवल स्थानांतरण गति कण होती है, अतः इसके लिए केवल स्वतंत्र कोटि होगी जो कि 3 होगी तथा घूर्णन की कोटि तथा कंपन की कोटि 0 होगी। द्विपरमाणु कणीय रेखिक बहुपरमाणु अणु में स्वतंत्र कोटि जिसके लिए स्थानांतर कोटि 3, घूर्णन की कोटि 2 अतः कंपन की कोटि 3n-5 होगी। परंतु अरेखिक अणु में स्वतंत्र कोटि स्थानांतर कोटि तो 3 होती है, घूर्णन की कोटि भी 3 अतः कंपन की कोटि 3n-6 होगी। इस प्रकार हम अरेखिक अणु, एकल परमाणु अणु तथा द्विपरमाणु कणीय या रेखिक बहुपरमाणु अणु के लिए स्वतंत्र कोटि ज्ञात इन फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं, जहाँ n अणु में उपस्थित कुल परमाणु की संख्या को प्रदर्शित करता है। हम डिस्कस करेंगे घूर्णन स्पेक्ट्रा। जब अणु अत्यंत कम ऊर्जा वाले विकिरणों में से सूक्ष्म तरंगों को अवशोषित करता है तो उनमें आणविक घूर्णन संपन्न होता है और अणु के घूर्णन स्पेक्ट्रा प्राप्त होती हैं और इस स्पेक्ट्रा को प्राप्त करने की विधि को ही माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। जैसे द्विपरमाणु अणु के दृढ़ गुणनक के ऊर्जा स्तर। किसी द्विपरमाणु अणु को एक दृढ़ गुणनक की भांति माना जा सकता है जिसमें m1 m2 द्रव्यमान वाले 2 परमाणु है जो एक दूसरे से 8 दूरी पर स्थित है। माना कि एक द्विपरमाणु दृढ़ अणु AB उस अक्ष पर घूर्णन करता है जो इसके गुरुत्व केंद्र से गुजरती है, अतः दोनों ओर आघूर्ण का मान समान होगा, अतः m1 r1 बराबर m2 r2। इसी प्रकार द्विध्रुव आघूर्ण का जड़त्व आघूर्ण I बराबर m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर होगा। चूँकि डायग्राम से स्पष्ट है कि r बराबर r1 प्लस r2 है, अतः r2 बराबर r-1 समीकरण 1 में रखने पर r1 बराबर m2r अपॉन m1 प्लस r2 प्राप्त होता है। r1 बराबर r-r2 रखने पर r2 बराबर m2r अपॉन m1 प्लस m2 प्राप्त होता है। समीकरण 2 में r1 व r2 का मान रखने पर हमें I बराबर m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू r स्क्वायर प्राप्त होता है। I बराबर म्यू r स्क्वायर, जहाँ म्यू अणु का सम्मानित द्रव्यमान है और जिसका मान है म्यू बराबर m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। चूँकि एक घूर्णन करते हुए अणु का कोणीय समय L बराबर I ओमेगा है, जहाँ ओमेगा कोणीय वेग को रिप्रेजेंट, परंतु अणु के कोणीय समय क्वांटिकट होते हैं, तो L बराबर रूट J कोष्ठक J प्लस 1 अपॉन H अपॉन 2 होता है, जहाँ J घूर्णन क्वांटम संख्या को रिप्रेजेंट करता है। अतः घूर्णन करने वाले अणु की ऊर्जा ई रोटेशन बराबर 1/2 I ओमेगा स्क्वायर या L स्क्वायर अपॉन 2I होगी। अतः समीकरण 6 से L का मान रखने पर रोटेशन बराबर H स्क्वायर अपॉन 8 स्क्वायर J कोष्ठक J प्लस 1 प्राप्त होता है, जिसे EJ से रिप्रेजेंट करता है, जो कि जूल में घूर्णन ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है। यदि ऊर्जा को सेमी इनवर्स में लिया जाए तो EJ बराबर H अपॉन 8 स्क्वायर IC J कोष्ठक J प्लस 1।
जहाँ H/8 पाई स्क्वायर इस राशि को सी बी मानने पर, जिसे घूर्णन स्थिरांक मानने पर EJ बराबर बी जे कोष्टक J+1 प्राप्त होता है। अब J बराबर 0 रखने पर EJ बराबर 0, J बराबर 1 रखने पर EJ बराबर 2B, J बराबर 2 रखने पर EJ बराबर 6B, 3 रखने पर EJ बराबर 12B प्राप्त होता है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, Cl2 जैसे समनाभिकीय द्विपरमाणुक अणु के द्विध्रुव का आघूर्ण का मान 0 होता है, अतः ऐसे अणुओं का घूर्णन स्पेक्ट्रा प्राप्त नहीं होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि घूर्णन स्पेक्ट्रा के लिए चेन नियम क्या है। इसके लिए डेल्टा J बराबर +-1 होना चाहिए। यदि संक्रमण J से J+1 की ओर हो रहा तो उसकी घूर्णन आवृत्ति न्यू बार बराबर का मान 2B J+1 सेम इनवर्स प्राप्त होता है, जिसका 0 से 1 होने पर 2B सेम इनवर्स, 1 से 2 होने पर 4B सेम इनवर्स, 2 से 3 होने पर 6B सेम इनवर्स प्राप्त होगा। एक दृढ़ द्विपरमाणुक अणु का घूर्णन स्पेक्ट्रा जिसमें घूर्णन ऊर्जा में ग्राफ करने पर 0 पर 2B, 0, 1 पर 2B, 2 पर 6B, 3 पर 12B घूर्णन ऊर्जा प्राप्त होगी, तो इसका अंतर 2B, यहाँ 4B, 6B, 8B प्राप्त होगा। अतः संक्रमण 0 से 1 होने पर 2B, 1 से 2 होने पर 4B, 2 से 3 होने पर 6B, तब 3 से 4 होने पर 8B प्राप्त होता है। हम डिस्कस करेंगे घूर्णन स्पेक्ट्रम रेखाओं की तीव्रता क्या होगी। घूर्णन स्पेक्ट्रम लाइनों की तीव्रता को न्यू बार बराबर 2B J+1 से रिप्रेजेंट करते हैं, अतः स्पेक्ट्रम लाइनों की अपेक्षित तीव्रता दो कारकों पर निर्भर करती है, एक तो पॉपुलेशन आबादी और सेकंड है डीजनरेसी, ऊर्जा स्तरों में अपवर्तन की संभावना। चेन नियम के अनुसार केवल वे ही संक्रमण अनुमत होते हैं जिसके लिए डेल्टा J बराबर +-1 होता है, अतः बोल्ट्जमान वितरण नियम से किसी संक्रमण को संपन्न करने वाले अणुओं की आबादी जितनी अधिक होगी उस स्पेक्ट्रम लाइन की तीव्रता भी उतनी ही अधिक होगी। माना कि न्यूनतम ऊर्जा स्तर J बराबर 0 पर अणुओं की संख्या N0 है, तब किसी भी ऊर्जा स्तर J में विद्यमान अणुओं की संख्या Nj है, अतः बोल्ट्जमान वितरण नियम के अनुसार Nj बराबर N0 e⁻⁻ होगी। सेकंड है ऊर्जा स्तरों में अपवर्तन की संभावना। डीजनरेसी उसे कहते हैं जिसमें एक से अधिक ऐसी ऊर्जा अवस्थाओं का अस्तित्व होना जिनकी ऊर्जा लगभग समान होती है। अतः J ऊर्जा स्तरों के लिए घूर्णन स्पेक्ट्रा में अपवर्तन की संभावना होती है 2J+1, जहां J घूर्णन क्वांटम संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं। अतः उपयुक्त दोनों कारकों से ज्ञात होता है कि प्रत्येक स्तर में J के मान में वृद्धि होने से अणु की आबादी में चरघातांक की कमी होती है, जबकि J के बढ़ते मान से अपभ्रष्ट स्तरों की संख्या में वृद्धि होती है। अतः आबादी समानुपाती 2J+1 e⁻⁻BSc J कोष्टक J+1/KT। यदि Nj/N0 को J के विरुद्ध आलेखित किया जाए तो कमरे के ताप पर एक द्विपरमाणुक अणु दृढ़ अणु के लिए निम्न चित्र प्राप्त होता है। J के जिस मान पर तीव्रता उच्चतम होती है उसे J मैक्सिमम कहते हैं, तो इसके लिए J मैक्सिमम बराबर √KT/2hBc-1/2 प्राप्त होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि बंध लंबाई का निर्धारण। किन्हीं बंधी दो परमाणु के नाभिकों के मध्य की दूरी को या अंतर्नाभिकीय दूरी को बंध लंबाई कहते हैं। चूंकि हम जानते हैं B बराबर H/8 पाई I स्क्वायर IC होता है, जहाँ से हमें I समानुपाती 1/B प्राप्त होता है। चूंकि I बराबर μr² है, अतः यहाँ से I बराबर μr² रखने पर हम R का मान ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार हम बंध लंबाई का निर्धारण कर सकते हैं। अब है कि अदृढ़ घूर्णक का गुणात्मक विवर्णन। चूंकि एक दृढ़ द्विपरमाणु अणु का घूर्णन स्पेक्ट्रम से पता है कि जो J का मान बढ़ता है B के मान में कमी आती है, परंतु J के उस मान पर घूर्णन की गति बढ़ जाती है, जिससे जड़त्व आघूर्ण का मान बढ़ने लगता है और दोनों नाभिकों के मध्य तनाव उत्पन्न होने लगता है। चूंकि दोनों परमाणु का द्रव्यमान स्थिर है, अतः समानित द्रव्यमान में कोई कमी नहीं होगी, परंतु J का मान उच्च होने पर उसकी अंतर्नाभिकीय दूरी बढ़ जाती है। इस स्थिति में अणु एक दृढ़ घूर्णक न रहकर अणु अदृढ़ घूर्णक हो जाता है। अतः इसके लिए एक अब घूर्णी विवर्तन स्थिरांक इसमें ऐड किया जाता है, तो यहाँ से घूर्णन ऊर्जा का मान EJ बराबर BJ कोष्टक J+1-DJ² इंटू J+1 का स्क्वायर प्राप्त होता है, जहाँ D अब घूर्णी विवर्तन स्थिरांक है जिसका मान 4B³ प्राप्त होता है। चूंकि V0 का मान B की तुलना में काफ़ी उच्च होता है, तो B की तुलना में D का मान काफ़ी कम होता है, अतः चेन नियम लागू करने पर यहाँ से न्यू बार J कोष्टक का मान 2BJ+1-4DJ+1³ प्राप्त होता है। यदि संक्रमण J से J+1 में होता है तो 0 से 1 होने पर 2B-4D, तब 1 से 2 होने पर 4B-32D, इसी प्रकार 2 से 3B ज्ञात ऊर्जा स्तर या घूर्णन की आवृत्ति ज्ञात कर सकते हैं। आइसोटोप इफेक्ट। यदि किसी अणु का एक परमाणु समस्थानिक से प्रतिस्थापित कर दिया जाए
तो अंतर्नाभिक की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु उसका सामान्य द्रव्यमान बदल जाता है, जिससे उसका जड़त्व आघूर्ण परिवर्तित हो जाता है और उसके घूर्णन स्थिरांक के मान में परिवर्तन होता है। यदि 12 से 16 ओम में कार्बन को 13 से प्रतिस्थापित कर दे तो इसमें 12CO16 का सामान्य द्रव्यमान 13CO16 के बजाय कम होगा। अतः 13CO16 में म्यू का मान बढ़ जाएगा, इसलिए यहाँ पर बी का मान कम हो जाएगा। अतः दोनों अणु के घूर्णन ऊर्जा स्तर में अंतर आ जाता है। इस प्रकार हम आइसो इफेक्ट से उस समस्थानिक का सही द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। डिस्कस करेंगे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम। IR क्षेत्र से उच्च ऊर्जा वाले विकिरणों के अवसर्जन से अणु में कई प्रकार के कंपन होते हैं। सुदूर अवरक्त, सामान्य अवरक्त, निकट अवरक्त। सुदूर अवरक्त होता है 50 से 666, सामान्य होता है 666 से 4000 और निकट होता है 4000 से 12500 सेमी-इनवर्स। IR स्पेक्ट्रा में किसी अवशोषण बैंड की आवृत्ति को तरंग संख्या न्यू बार के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है तथा IR स्पेक्ट्रा के लिए अणु के कंपन की आवृत्ति और उनसे टकराने वाले विकिरणों की आवृत्ति समान होनी चाहिए तथा अणु में कंपन के दौरान अणु के द्विध्रुव आघूर्ण में परिवर्तन होना चाहिए। इसी कारण हाइड्रोजन, नाइट्रोजन व O2 जैसे अध्रुवीय अणु IR स्पेक्ट्रम नहीं देते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि सरल आवर्त दोलक के ऊर्जा स्तर। एक द्विपरमाणु कणु जब IR क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करता है तो वह एक सरल आवर्त दोलक की तरह व्यवहार करता है। हुक के नियम के अनुसार प्रत्यानयन बल विस्थापन के समानुपाती होता है, तो F समानुपाती डेल्टा x या F बराबर माइनस K डेल्टा x। जहाँ K एक स्थिरांक है जिसे बल स्थिरांक कहते हैं, तथा ऋणात्मक चिन्ह इस बात को प्रदर्शित करता है कि प्रत्यानयन बल की दिशा विस्थापन के विपरीत है, तथा कंपन की आवृत्ति ओमेगा ऑसिलेटर बराबर 1/2 रूट K अपॉन म्यू होती है, जहाँ K बल स्थिरांक है, म्यू सामान्य द्रव्यमान है जिसका मान m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 होता है। आवृत्ति को सेमी-इनवर्स में रखने पर ओमेगा ऑसिलेटर पर 1/2 रूट K अपॉन म्यू सेमी-इनवर्स प्राप्त होता है। चूंकि अन्य ऊर्जा की बातें कंपन ऊर्जा भी क्वांटीकृत होती है, तो यहाँ से EV बराबर V प्लस 1/2 S न्यू प्राप्त होता है, जहाँ V कंपन क्वांटम संख्या होती है जिसका मान 0, 1, 2 एंड सो ऑन होता है। न्यूनतम कंपन ऊर्जा स्तर V बराबर 0 पर भी निम्नतम कंपन ऊर्जा का मान शून्य नहीं होता था, इसका मान E0 बराबर 1/2 S न्यू होता है, जिसे परम शून्य ऊर्जा कहते हैं, 0 पॉइंट एनर्जी कहते हैं। यदि अणु V से V+1 ऊर्जा स्तर में कंपन करता है तो उसके लिए अंतर डेल्टा EV का मान S न्यू के बराबर होता है तथा यह डायग्राम सरल दोलन गति का पालन करने वाले एक द्विपरमाणु अणु के लिए विभिन्न ऊर्जा स्तर को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें ऊर्जा तथा अंतर्नाभिक की दूरी में ग्राफ किया जाता था, जिसके लिए 0 बराबर 1 पर इसका मान S न्यू, V बराबर 1 पे, 2 पे, 3 पे ज्ञात किया जाता था। इनका डिफरेंस S न्यू के बराबर होता है।